बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। नाजरीन, आज हम बात करेंगे दो मौज़ूआत पे। पहला मौजू जिस पे हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुक़ के हवाले से। आप जानते हैं कि ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मौजूद थे। Islamic Republic of Pakistan. Thank you, boys. Good job. ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान क्या करने आए? पाकिस्तान ने उनको इतना बड़ा प्रोटोकॉल क्यों दिया? इतनी बड़ी एग्रीमेंट्स, मुआहदे होने जा रहे हैं, कुछ हो गए हैं। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के ताल्लुकात में ऐसी अहम क्या बात है? ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया? एक तो इस चीज़ पर हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान अनअनाउंस तरीके से एक नए धड़े, एक नए कैंप का हिस्सा बन चुका है, और ये वही कैंप है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, इस पर बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान ताजिकिस्तान के ताल्लुक़ के हवाले से। अब इस दौरे का मकसद इंतहाई अहम है। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जिस किस्म का प्रोटोकॉल उनको दिया गया, जिस किस्म का उनको वेलकम दिया गया, ये पाकिस्तानी कम देते हैं। वैसे हमारे यहाँ तारीख भरी पड़ी है कि अच्छे प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, और उन प्रोटोकॉल्स में मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान आना समेत और बहुत सारे प्रिंसेस, स्पेशली अरब कंट्रीज़ के, उनको जब पाकिस्तान वो आए तो उनको प्रोटोकॉल दिया गया। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान जब पाकिस्तान आए तो हवा में उनको जेट तैयारों ने घेर लिया और उनको ज़मीन तक एक अच्छे प्रोटोकॉल के ज़रिए लेकर आए, उनको लैंड कराया, और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह उन्हें रिसीव किया गया, जिस तरह उनके साथ आला उनकी क़यादत, और उनकी उस क़यादत के अंदर उनके मिनिस्टर समेत, इन्वेस्टर समेत और बहुत सारे लोग मौजूद थे। इसी तरह पाकिस्तानी साइड पे भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। ख्याल ये किया जा रहा है कि जिस किस्म का ये दौरा था, ये उससे बहुत ज़्यादा अहमियत का दौरा साबित हो चुका है, और इसलिए हमें ज़रूरत पेश आई कि हम आपको इस हवाले से वीडियो करें और आपको इन्फॉर्मेशन दें। थोड़ी सी इसके फिर पस मंज़र में मैं जाऊँगा, लेकिन पहले बताऊँ कि इस दौरे की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। वैसे तो आपने लोकल चैनल्स के ऊपर, टीवी जितने हमारे चल रहे हैं उनके ऊपर आपने देख लिया होगा, अखबारात के अंदर भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई होगी, लेकिन उसके कुछ सेलिएंट फीचर आपसे शेयर करता हूँ। पाकिस्तान ने रेलवे में, रोड पे, एयर स्पेस पे, इन तीनों चीज़ों पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फॉर पब्लिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ी से काम करने का ऐलान किया है विद दिस कंट्री। अब ताजिकिस्तान में पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। जॉइंट बिज़नेस काउंसिल का क़याम हो चुका है, यानी दोनों मुल्कों की एक काउंसिल बन चुकी है। उस काउंसिल का काम यह है कि वो बिज़नेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से काम करना शुरू कर चुकी है, और इसका मतलब इस काउंसिल बनने का ये होता है कि बहुत ग्रास रूट लेवल, यानी निचली सतह तक चीज़ें तय हो चुकी हैं। इसने सिर्फ उसके ऊपर अमल पैरा होना है। सी पैक के हवाले से पाकिस्तान ने वेलकम किया है ताजिकिस्तान को, और पाकिस्तान का कहना यह है कि सी पैक एक गेम चेंजर के तौर पे साबित होगा इस पूरे ख़ित्ते के लिए, इस पूरे रीजन के लिए, और हम उन तमाम ममालिक को, उन तमाम दोस्त ममालिक को वेलकम कर रहे हैं जो मुमकिना तौर पर ख़ुद भी फ़ायदा इससे लेंगे और हमें भी फ़ायदा देंगे, और इस रीजन का ओवरऑल जो तरक्की है उसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे। सी पैक के अंदर ताजिकिस्तान को वेलकम किया जाना यकीनन एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ने कुछ ममालिक हैं जिनको सी पैक प्रोजेक्ट के अंदर वेलकम किया है, लेकिन ताजिकिस्तान उन ममालिक में अब शामिल हो चुका है जिसको फॉर्मली इसका इन्विटेशन तो जा चुका है, और सी पैक के हवाले से ताजिकिस्तान ने एक स्पेसिफ़िक डेस्क कह लीजिए, सेल बना लिया जो इस पर काम कर रहा है कि सी पैक के ऊपर आने वाले दिनों में किस तरह ताजिकिस्तान इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके साथ साथ एजुकेशन के अंदर दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे हुए हैं। एजुकेशनल पर्पज़ में दोनों ममालिक के तलबा ताजिकिस्तान जा सकेंगे, पाकिस्तानी तलबा, और ताजिक तलबा पाकिस्तान आ सकेंगे। एक तो ये एग्रीमेंट हुआ है। दूसरा कल्चर के हवाले से है। कल्चर के हवाले से बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं जिसमें कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स जाते हैं या यंग प्रोफेशनल्स जाते हैं, एक दूसरे के ममालिक में कुछ दिन स्पेंड करते हैं या कुछ अर्सा स्पेंड करते हैं, और एक दूसरे के कल्चर को समझते हैं, और समझने के बाद वो यकीनन वापस अपने मुल्क में आके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इन दोनों ममालिक ने यह भी तय किया कि हम ऐसे स्कॉलरशिप्स लाएंगे, ऐसे प्रोग्राम्स लेके आएंगे जिसके अंदर यंगस्टर्स या यंग प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स जो है वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स का भी हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान ने हथियार सप्लाई करने का वादा किया, एक मुआहदा किया है ताजिकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी हथियार अब एक्सपोर्ट होंगे और इस्तेमाल किए जाएंगे ताजिक आर्म फोर्सेस की जानिब से। ये एक बड़ा एग्रीमेंट है, ये एक बड़ा मुआहदा है। मैं इनमें से किसी भी मुआहदे की डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये बहुत तफसीली और बहुत लंबी डिटेल है, इस हवाले से हम फिर बात करेंगे। लेकिन इस सारे मामले में जो सबसे ज़्यादा गौर तलब चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, वो ये
है कि पाकिस्तान ने बहुत हैवी, एग्रेसिव, मैसिव किस्म का वेलकम दिया है और बहुत डिटेल्ड और बहुत ही ज़्यादा MOUs हैं जिनके ऊपर साइनिंग हुई है। उन MOUs के ऊपर अमल भी जल्द शुरू होने का वादा किया गया है। CPEC के अंदर इन्वेस्टमेंट है। आर्म्स का जो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया, ये एक बड़ा एग्रीमेंट है जो तस्वर किया जा रहा है। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी, यानी पाकिस्तान एक लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई बजरिया रेल, बजरिया सड़क हो सके ताकि ताजर बाआसानी इन इलाकों के अंदर काम कर सकें। अब थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, थोड़ा सा इसके पस मंज़र के अंदर जाते हैं। पाकिस्तान को ऑल ऑफ सडन क्या सूझी कि जी वो ताजिकिस्तान के साथ ये ताल्लुकात की बेहतरी के ऊपर काम शुरू करते। और सबसे गौर तलब चीज़ ये है कि पाकिस्तान को कुछ ऐसा ऑल ऑफ सडन नहीं सूझा, ये सारा एक प्लान का हिस्सा है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी दौरा कर चुके हैं ताजिकिस्तान का रिसेंटली, और ताजिक हाई कमांड के भी लोग पाकिस्तान इससे पहले आ चुके हैं। जब भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या इस हाई लेवल की मुलाकातें होती हैं और MOU साइन होते हैं, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, इससे पहले पेपर वर्क, प्लान 90% कंप्लीट हो जाता है। 10% रिमेनिंग उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर काम बाद में हो जाता है। इस मुलाकात का मकसद एक सेरेमोनियल मुलाकात, एक मैसेज देना होता है और उन सिर्फ कागज़ों के ऊपर साइन करना होता है जिसके ऊपर तमाम चीज़ें तय हो चुकी होती हैं। सो पाकिस्तान, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि साइलेंटली, खामोशी से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम कर रहा है, और पाकिस्तान के दोस्तों को और पाकिस्तान के दुश्मनों को इस हवाले से काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो चुकी है। आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान एक लंबा अरसा अरब कैंप का हिस्सा रहा। मैं बार बार इस चीज़ को दोहराता हूँ कि सन 1979 से ऑनवर्ड जब ईरान और सऊदी अरेबिया की क्लियर रिफ्ट हो गई, तो पाकिस्तान या पाकिस्तान के उस वक्त करता धरता जो थे, उन्होंने ये सोचा कि हमें अरब कैंप का हिस्सा बनना चाहिए। सो पाकिस्तान खुसूसन अरब कैंप में सऊदी अरेबिया का हिस्सा बना रहा, और जिस तरह सऊदियों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात थे और जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अरब ममालिक के अंदर जाके आज भी सर्व कर रहे हैं, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती या बहुत कम मिलती है। लेकिन इन रिटर्न जो पाकिस्तानी वो नेशनैलिटी से लेके, वो वीज़ा से लेके, वो सैलरी से लेके, वो लेबर क्लास से लेके, वो स्किल क्लास से लेके, या वो पाकिस्तान की एज ए नेशन इमदाद से लेके, किसी भी चीज़ पे ले लीजिए, पाकिस्तान ने ओवरऑल ये नतीजा निकाला, ये पाकिस्तान ने अखज़ किया और पाकिस्तान फिर उस पर कारबंद हो गया। वो नतीजा पाकिस्तान ने ये निकाला कि अरबियों की, खुसूसन सऊदी अरेबिया की दोस्ती हमारे लिए वो काम नहीं कर सकी जो शायद हमारी खिदमात के एवज़ हम एक्सपेक्ट करते थे या हमें मिलना चाहिए था। हमने इनका जितना साथ दिया और जितने लोगों और जितने धड़ों और जितने ममालिक के साथ हमने नाराज़गी मोल ली, हमें उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। हमारे लोगों ने इनकी जितनी खिदमत की, हमें उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें हमारा साथ देने का रिवॉर्ड नहीं मिला। हाँ, हमें पीनट्स ज़रूर मिलते रहे, हमें चंद बिलियन डॉलर की इमदाद भी मिलती रही। सो हम ये तय करते हैं कि हम इनको तंबीह करा देंगे, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ अर्सा कबल एक सख्त मैसेज दिया जिसके बाद ज़्यादा मसला ख़राब हो गया, लेकिन हम इनके साथ ताल्लुक़ तोड़ेंगे नहीं, बट हम अपनी अगली कोशिश शुरू कर देंगे। और ये ख्याल किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी में पहला बड़ा और सबसे तगड़ा स्टेप है जो पाकिस्तान ने आज तक लिया है। अनअनाउंस्ड है, मैं बार बार कह रहा हूँ, और हम बार बार इसी पे स्टोरीज़ कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले चंद ही सालों के अंदर आपके सामने बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लैरिटी ऑफ रियलिटी होती चली जाएगी। पाकिस्तान ने ये बात सऊदी अरब जानता है कि पाकिस्तान अब सऊदी कैंप या अरब कैंप का उस तरह हिस्सा नहीं रहा। वो ताल्लुक़ आपके साथ रखेगा, चूँकि हमारी कई दहाइयों पे एक रिलेशन बिल्ट है, उस रिलेशन को ख़राब करना या उसके अंदर दरार डालने का पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा होना नहीं है। सो आप अपने घर ठीक, हम अपने घर ठीक, जहाँ तक अच्छा ताल्लुक़ निभाया जा सकता है उसको हम निभाएंगे। लेकिन हम जो हमारा ताल्लुक़ है विद अदर कंट्रीज़, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। जिन अदर कंट्रीज़ पे फोकस पाकिस्तान ने किया है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट इज़ ईरान। ईरान के साथ इराक़, इराक़ के साथ पाकिस्तान का ताल्लुक़ चाइना से आप जानते हैं बहुत पुराना है। सो पाकिस्तान, ईरान, इराक़, चाइना, रूस और रूसी रियासतें, ये 5 ममालिक। मैं तुर्की को इसमें शामिल नहीं कर रहा, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुर्की अभी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, इफ्स एंड बट्स का शिकार है।
तुर्की के जो रूह रवां हैं सदर तैयब रजब एर्दोगान साहब, जिस तरह उन्हें एक शौक़ है कि वो इस्लामी ममालिक के लीडर के तौर पे दुनिया के अंदर पहचाने जाएं, लेकिन ये उनका शौक़ की हद तक है। जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है तो उनकी शौक़ और उनकी रियलिटी में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इन ममालिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर यूनिटी है, या बहुत सारी चीज़ें जिस पर वो इत्तफ़ाक़ करते हैं। मिसाल के तौर पे पॉलिसी ऑन इज़राइल के ऊपर भी इत्तफ़ाक़ ये करते हैं सारे ममालिक, जिनका मैंने 5 ममालिक का जिक्र किया। लेकिन तुर्की बहुत सारी चीज़ें इसमें डिसएग्री करता है, और इज़राइल के साथ ताल्लुकात में उसका डिसएग्रीमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है। ताल्लुकात इज़राइल और तुर्की के आज भी बहुत अच्छे हैं। वैसे इस फ़लस्तीन वाले मामले में बहुत आड़े हाथों लिया तैयब रजब एर्दोगान साहब ने, लेकिन दैट वाज जस्ट फॉर दैट एपिसोड। अदर दैन दैट एम्बेसीज भी हैं, एम्बेसडर का आना जाना भी है, ट्रेड भी है दोनों ममालिक के दरमियान, और ताल्लुकात बिल्कुल उनके वैसे ठीक हैं। सो इसलिए तुर्की को थोड़ा सा हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि यार चलो तुर्की ये भी कुछ सोच रहा है या अपना प्लान कर रहा है, बट ये 5 ममालिक बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात के ऊपर हमारी बेशबहा वीडियोज़ मौजूद हैं। आप स्टोरीज़ उठाइए, आप इन वीडियोज़ में जाइए, आपको समझ आएगी, नज़र आएगी, हर रोज़ इस पर डेवलपमेंट है। पाकिस्तान इराक कितनी तेज़ी से काम जारी है, इस पर हमारी स्टोरीज़, आप उस पर जाइए। पाकिस्तान चाइना, इसके ऊपर हमारी बहुत सारी स्टोरीज अवेलेबल हैं, और चाइना और पाकिस्तान ताल्लुकात के बारे में कौन नहीं जानता। पाकिस्तान और रूस, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर रिसेंटली पाकिस्तान आए थे, और पाकिस्तान और रशियन रियासतें, रूसी रियासतें जिनको कहा जाता है, जिसमें ताजिकिस्तान इज़ वन ऑफ इट। इसकी मिसाल एक आप है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको स्टोरी दी है। प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान पाकिस्तान का रिसेंट दौरा करके गए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स हो चुके हैं ममालिक के दरमियान, और इन सारे ममालिक के आपस के अंदर ताल्लुकात बहुत बेहतर होने जा रहे हैं, और कुछ के हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर ईरान और चाइना, $400 बिलियन की दोनों ममालिक के दरमियान 25 साल की एग्रीमेंट और डील्स हुई हैं। सो इसके ऊपर भी खैर हमारी मुफस्सल वीडियो मौजूद है कि ये है कि और किस तरह सारा ये पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान इस कैंप का हिस्सा बन चुका है। एक ख्याल ये किया जा रहा है, एक ऑब्जर्वेशन ये है, ज़ाहिर आप ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, अपना ख्याल ज़ाहिर कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा मैं दोहरा रहा हूँ बहुत अच्छा फ़ैसला किया डिप्लोमेटिक सतह पर, और इसका रिवॉर्ड यकीनन पाकिस्तान को मिलेगा। चाबहार पोर्ट और गवादर पोर्ट, चाबहार यानी ईरान की समंदरी पोर्ट, और गवादर पाकिस्तान की समंदरी पोर्ट, ये दोनों ऐसी पोर्ट्स हैं जो कि ख़ित्ते के अंदर गेम चेंजर के तौर पे साबित हो सकती हैं। और मैं इन दोनों का मुख्तसर कंपैरिजन बताऊं तो मुख्तसर कंपैरिजन ये है कि गवादर पोर्ट चाबहार यानी ईरानी पोर्ट से आज भी कई गुना बेहतर है। उसकी एक सिर्फ टेक्निकल रीज़न मैं आपको देता हूँ। वो टेक्निकल रीज़न ये है कि गवादर पोर्ट में बड़े जहाज़ जो मेगा शिप्स होते हैं वो लंगर अंदाज हो सकते हैं, जबकि चाबहार पोर्ट से ख़ासे डिस्टेंस यानी काफ़ी दूर तक वो पार्क हो सकते हैं, वो करीब नहीं आ सकते। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, टेक्निकल डिसएडवांटेज उसको कहते हैं। यानी कि उनके बॉर्डर से कुछ 100 किलोमीटर दूर तक बड़ा जहाज़ आ सकता है, आगे नहीं आ सकता, डीप नहीं है उनका वाटर, इसलिए फिर उनको छोटे शिप्स के जरिए ट्रांसपोर्टेशन करनी है, विच इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, विच इज़ नॉट वेरी वायबल। स्टिल इट इज़ वायबल, बट पाकिस्तान के तो बिल्कुल किनारे तक बड़े जहाज़ आ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो गवादर पोर्ट है वो बहुत डीप है, बड़े जहाज़ों के लंगर अंदाज होने का तमाम सिलसिला है। सो गवादर इज़ मैसिव, और जो दूसरा आपका पोर्ट है चाबहार, दैट इज़ बिग और मैसिव जब मिल जाएंगे तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें जो इस खित्ते के अंदर और चेंज होती दिखाई देंगी। बहरहाल हमारी जो कोशिश है और हमारा मकसद है और हमारा मिशन है और जो हमारा विज़न है वो ये है कि रियलिटी से हम आपको आगाह करते रहेंगे। जो नया इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है, जो चेंज हो रहा है, और ख़ुसूसन मशरक़ वस्ता और पाकिस्तान से जुड़ी जो ख़बरें हैं वो आप तक सच्चाई के साथ पहुंचाते रहेंगे। इस मिशन को, इस अज़म को यूँ ही जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की और वीडियोज़ आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।